बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। तारीखें बदलती जा रही हैं, इलेक्शन होने हैं और 28 जनवरी और फिर 11 फरवरी और अब 8 फरवरी, तो तारीखें आई जा रही हैं। सदर साहब खुश हैं, सदर आरिफ अलवी साहब, उनकी एंट्री हो गई है, उनकी भी अहमियत बन गई है। वो जो बिल्कुल आउट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इन कर दिया है, लेकिन वो नाराज़ भी रहे और ख़ुसूसन किससे, तस्वीरें इशू, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब का जहर कोई नहीं है। वही बात हुई, वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि कौन उसको वेरीफाई कर सकता है जिसकी बात मानी जाएगी। बातें क्लियर हो रही हैं, जहर शहर वाले कोई कहानी नहीं है, लेकिन चपेड़े पड़ने वाली बातें फिर हो रही हैं। ये आजकल कुछ अरसे से मुसलसल चले जा रहा है। वो पहले सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से जिक्र हुआ, फिर शेख रशीद साहब के हवाले से, और अब तो वीडियो ही आ गई है, चपेड़े धड़ाधड़ चपेड़े। वो किसको पड़ रही है? और आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ का रास्ता कैसे रोकेंगे? जो उन्होंने बयान दिया ना कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, तो वो कैसे रोकेंगे और वो क्या कहानियाँ, उन्हें किस तरफ से उम्मीदें हैं? और पिछले दिनों होने वाली एक बड़ी शादी जिसमें सारे लोग और साफ़ियों के दावतनामे कैंसल, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ थी इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई, केस की समाअत थी और चीफ जस्टिस साहब का बड़ा क्लियर उसमें वो नज़र आ रहा है विजन कि इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, टेक्निकलिटीज़ छोड़ दें, किस किस का कसूर है। पहले नंबर पे तो उन्होंने सदर साहब पे ही डाल दिया। उन्होंने कहा जी तौहीन अदालत तो उन पर भी हो, मतलब आइन की खिलाफ वर्जी आरिफ अलवी साहब ने भी किया। उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी? इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था उनका रोल ही कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कट बताया कि सदर साहब ने तारीख देनी है और उनसे तारीख लें। अच्छा, बाकी सारी झगड़े अपनी जगह, पीपल्स पार्टी भी फ्रीक बन गई उस दरख्वास्त में, वो भी शामिल हो गए समाअत में, और फिर सदर साहब की तरफ दौड़े लगी, सदर साहब के पास पहुंचे, सदर साहब से बात करनी थी, इलेक्शन कमीशन ने भी जाना था और अटॉर्नी जनरल ने भी साथ जाना था। सदर साहब भी नाराज़ थे ना, थोड़े से गुस्से में भी थे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई थी। तो पहली जो ट्वीट आई वहाँ से, उसमें सिर्फ अटॉर्नी जनरल की तस्वीर के साथ एक मुलाकात की खबर आई। अच्छा, वो मुझे तो लग रहा था कि शायद सदर साहब बहुत ही नाराज़ हैं कि जनाब कोई जिक्र ही कोई नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं। और फिर खबरें आ रही थी कि डेट पर कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। 28 जनवरी की पहले तारीख आई हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने जो और तारीखें दी वो थी 4 फरवरी और 11 फरवरी। लेकिन फाइनली फिर ये खबर आई कि सदर साहब ने जिस पे एग्री किया है वो 8 फरवरी है, जिस पे सदर साहब और इलेक्शन कमीशन दोनों मान गए हैं। और 8 फरवरी को अभी तक की अनाउंसमेंट के मुताबिक इलेक्शन होंगे 8 फरवरी 2024 को। और बड़ा इलेक्शन होगा। बड़ा इलेक्शन इसलिए कि बड़े मुश्किल से हो रहा है, लग नहीं रहा था कोई भी जो है ना, मुझे नहीं लग रहा था कि इलेक्शन होने के चांसेस हैं। ये तो सारा क्रेडिट मुझे लगता है सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को जा रहा है, वरना सुकून था, ठंड थी। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी वो कहते थे जब इलेक्शन कमीशन जब करेगा तब देखी जाएगी, जो इलेक्शन कमीशन चाहता है वो ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने भी यही बयान दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन चाहेगा वही हो जाएगा। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तैयारी करनी है। चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा, मतलब साथ साथ वो पॉलिटिकल गाइडलाइंस पर भी चल रहे हैं ना। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो अपने मंशूर का ऐलान करें और उसके मुताबिक लोग डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को वोट देने हैं। ज़ाहिर है, बज़ाहिर तो बात ऐसी ही है, लेकिन कौन कौन सी पार्टी शरीक हो रही होगी? पार्टियां तो शायद तकरीबन सभी आ जाएं, लेकिन कुछ लीडर्स उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिनमें सबसे ऑब्वियस जो नज़र आ रहे हैं वो इमरान खान साहब है। कि इमरान खान साहब अव्वल तो जेल में हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस के ट्रायल हो रहे हैं। साइफर केस जो सबसे ख़तरनाक केस है, जिस पे दुनिया भर में दिखाने के लिए, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए, वो जो होता है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला रोना कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो भी नहीं चल सकेगा। उसका कोई चक्कर नहीं है। आपने ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जिस तरह से खेले हैं इमरान खान साहब अपनी सियासत के लिए, वो मेरा ख्याल है दुनिया भर में से कहीं से भी उन्हें उस पर सपोर्ट नहीं मिलेगी। और उसमें कैपिटल पनिशमेंट जो है वो, मतलब मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईयर्स में सज़ा भी हो सकती है, ये सारी चीज़ों के साथ। और ज़ाहिर नाअहली तो फिर होनी है। तो इमरान खान साहब तो उस इलेक्शन से आउट होंगे। ले देकर इशू रह जाएगा नवाज शरीफ साहब का। बज़ाहिर जैसे वो आए हैं
21 तारीख को, उसके बाद अब तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं, 11 दिन बल्कि, अभी तक ज़रा थोड़ा सा ना सुकून है। उनके केसेस के हवाले से जितनी तेज़ी नज़र आ रही थी हमें, उतनी तेज़ी शायद ना हो। और अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं तो उसके लिए इंतखाबी शेड्यूल का भी ज़ाहिर ऐलान हो जाएगा। तो वो दिसंबर में कागज़ात नामज़दगी जमा कराना और इस तरह की जो सारी चीज़ें होंगी, उसमें क्या नवाज शरीफ साहब के लिए भी परेशानी का कोई बाइस बन सकती हैं चीज़ें? क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो आसिफ जरदारी साहब ये किस बेस पर ये बात कर रहे हैं? मतलब उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसकी बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं? कुछ लोगों को तो ये भी डाउट है कि आसिफ जरदारी साहब को भी ख़तरा होगा कि सिंध उनके हाथ से ना निकल जाए। लेकिन नॉर्मली वो कैलकुलेटेड सा बयान देते हैं, बड़के मारने की बजाय थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, और जोड़ तोड़ की सियासत के तो वो वैसे ही माहिर हैं। तो कुछ लोगों का जो ख्याल है कि एक हंग पार्लियामेंट होगी जिसमें इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पीटीआई का शेयर बहुत कम होगा। जब इमरान खान साहब नहीं होंगे और उनकी मेन लीडरशिप जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही होगी, तो उनका शेयर बहुत कम होगा। तो मेजर शेयर नून लीग और पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के लिए 40 से 50 सीटें इस्लाम सिंध से, और उसके बाद बाकी मिला जुला के 60-70 प्लस में सीटें जो हैं अगर वो ले लेते हैं तो एक बड़ी जमात होगी, और उनके पास जोड़ तोड़ के लिए काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होंगी। आईपीपी है, कुछ थोड़ा बहुत जनूबी पंजाब से उनकी अपनी सीटें होंगी, कुछ केपी से अगर अलग ग्रुप्स अपनी सीटें ले लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान समेत, उनको अकोमोडेट करने के लिए शायद जरदारी साहब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों। इसी तरह बलूचिस्तान से जो पार्टीज़ या ग्रुप्स आएंगे वो उनको भी अकोमोडेट करने के लिए जरदारी साहब शायद ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। नून लीग ज़्यादा सीटों के साथ होगी, थोड़ी सी ज़्यादा सीटों के साथ, लेकिन क्या कहीं और भी सेटिंग है? गुज़श्ता दिनों एक बड़ी शादी की तकरीब थी इस्लामाबाद में, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ चर्चे होते रहे कि उसमें पीटीआई तो नहीं, मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों का तो खैर खास जिक्र नहीं हुआ, नून लीग के भी कुछ लोग थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा थे। और ज़ाहिर है वहाँ पे हुज़ हू के हवाले से वो सब लोग थे जिन्हें हम डिसीजन मेकर्स कंसिडर करते हैं। हमारे ख्याल में उन्हीं ने फैसला करना होता है मुल्क की बागडोर संभालने के हवाले से, किसके हवाले करनी है, किसको क्या मिलना है, इस हवाले से वो सब वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा थे। तो कुछ सहाफ़ियों ने जब इसके हवाले से बात की, एजाज़ सैयद साहब ने भी बात की अपने व्लॉग में, कुछ और लोगों ने भी बात की, तो उससे अगरचे हाँ बल्कि सहाफ़ी तो उसमें जा ही नहीं सके थे। मेरी इतलात के मुताबिक उस शादी में सहाफ़ियों के दावतनामे मनसूख हो गए थे उसके वलीमे के। उससे पहले हाँ उनको फिर अकोमोडेट इस तरह से किया गया था कि आप मेहंदी की तकरीब में आ जाएं, कुछ सिक्योरिटी का इशू है, क्लियरेंस नहीं मिल रही या जो भी था। लेकिन हैरत की बात है, जब ज़ाहिर है इस लेवल पर जब दावतनामे जाते हैं तो पहले से पता होता है कि इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है या नहीं होनी, लेकिन सहाफ़ी वहाँ पर नहीं जा सके थे। तो जो भी खबरें आई हैं वो उन सियासी रहनुमाओं के हवाले से ही, सियासी लीडर्स के हवाले से ही आई होंगी कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन किससे मिल रहा था। लेकिन वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की जो पुरजोश किस्म की पार्टिसिपेशन थी, उसको देखकर कुछ लोगों को लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी के राब्ते बेहतर हैं और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उनके लिए हालात अच्छे होंगे। आसिफ जरदारी साहब यकीनन चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनवा लें, और दूसरी सूरत में तो एक ख्याल ये भी था कि शायद नून लीग के साथ ही मिलके चलें तो नून लीग को प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए और आसिफ जरदारी साहब को सदारत मिल जाए। लेकिन आजकल जितना उनका आपस में झगड़ा जिस तरह से चल रहा है, जिस तेज़ी से वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं दोनों पार्टियों के लोग, और जिस तरह सोशल मीडिया पर भी जो एक जंग जारी है, तो उसमें मुश्किल लगता है कि वो शायद मिलकर बने। लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, और कहीं भी किसी का भी वो जो है ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में जो आइसोलेटेड पार्टी है या जो पीछे नज़र आती है वो है पीटीआई, और पीटीआई के इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड नज़र आते हैं कि वो किसी भी उसमें पोजीशन में नहीं होंगे। बल्कि उनके हवाले से जो अजीब व गरीब खबरें आती हैं कि जनाब उनको जहर दिया जा रहा है, उनके जूतों में जहर है, और आफ्ताब बाजवा साहब ने जो बातें की बड़ी परेशान कुन थी। आपको याद है मैंने 3 दिन पहले उस पर बात करते हुए आपसे जिक्र किया था कि इसका एक हल ये भी है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उधर हैं शौकत खानम वाले,
ان کے ذریعے کوئی ایک بورڈ بنا کر ان سے چیک اپ کرایا جائے اور اناؤنس کیا جائے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ان کی بات پر لوگ زیادہ بہتر ٹرسٹ کر سکیں گے۔ تو ڈاکٹر فیصل کا بیان آ گیا ہے، وہ جا کر ملے ہیں عمران خان صاحب سے، اور وہ بڑے مطمئن ہیں کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، وہ خوش ہیں، انہیں ایکسرسائز کا بھی موقع مل رہا ہے، ان کے پاس واک کرنے کے لیے بھی جگہ اچھی ہے، انہیں کھانا بھی اچھا مل رہا ہے، ساری چیزوں کے حوالے سے وہ فٹ ہے، اور انہیں ڈاکٹر فیصل کو کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ انہیں کوئی زہر دیا جا رہا ہے، نہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے اس قسم کے کسی شک کا اظہار کیا۔ ہاں، آفتاب باجوہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں، ان کا بار بار کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ باتیں ان سے سنی عمران خان صاحب پر، پہلے تو انہوں نے زہر دلوا دیا تھا نا، سلو پوائزننگ کرا دی تھی ایک دفعہ، لیکن پھر بعد میں پھر وہی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی چپیڑے والا معاملہ ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے سمجھا دیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کس نے بتایا۔ اگر پہلے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ زہر دیا گیا تو پھر انہیں کس نے سمجھایا کہ آپ نے جو ہے وہ غلط سنا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے غلط سنا تھا یا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ عمران خان صاحب، ان کے بقول عمران خان صاحب نے کہا مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ کوشش کیسے کی جا رہی ہے اور وہ عمران خان صاحب کیسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور کیسے اس سے بچ جاتے ہیں، یہ وہی بونگیاں ہیں جو صرف انتشار پھیلانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، ہنگامہ آرائی کے لیے، لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کرنے کے لیے عمران خان صاحب بار بار یہ کوششیں کرتے ہیں، تو وہ پھر کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا کرے، وہ صحت مند رہیں، اور اگر وہ نااہل نہیں ہوتے اور انہیں کوئی بڑی سزا نہیں ہوتی تو وہ ظاہر الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں، ویسے تو اب تو تاریخ آ گئی ہے 8 فروری، اب تو تاریخ آ گئی ہے، اگر 8 فروری کو الیکشن ہوں تو وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں۔ پولیٹیکل پارٹیز، جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، اپنا ایجنڈا، اپنا منشور پیش کریں، اس میں بتائیں کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ ایک ایسی حکومت ہو جو میرے آپ کے ہم سب کے لیے کام کرے، ہمیں کیا کہتے ہیں، ملک اور اس ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے جا سکے۔ شکریہ۔